अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजरानी आज अफगानिस्तान पर लेक्चर करूंगा। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम अफगानिस्तान की तारीख को देखेंगे, जिसमें अफगानिस्तान की आज़ादी, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस, जिसमें उनकी पॉपुलेशन, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इस सब पे बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि तारीख से लेकर अब तक जो भी दुनिया के ग्रेट पावर्स रहे हैं, उन्होंने अफगानिस्तान को इतनी क्यों इम्पोर्टेंस दी है। या ये कहूं कि तारीख के जितने भी पावर्स आए हैं, जैसे कि रशिया हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, उन्होंने क्यों अफगानिस्तान के ऊपर काबिज होने की नाकाम कोशिश की है। अब नाकाम इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसी जमीन है, एक ऐसा मुल्क है जिसे कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को कहा जाता है कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड्स ऑफ द एम्पायर्स, मतलब के रियासतों और एम्पायर्स का एक कब्रिस्तान है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस वक्त रिसेंटली रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इवन के चाइना, इनका क्यों इतना मोटिव है कि वो अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं, या उन सब का जो मेन मरकज इस वक्त उनकी इंटरेस्ट का, उनकी आइडियोलॉजीज का अफगानिस्तान क्यों है। अब यहाँ पे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सोवियत ने 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर क्यों अटैक किया था, उसमें सोवियत का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो सोवियत के इन्वेजन के बाद, हमले के बाद जो मुजाहिदीन बने अफगानिस्तान में सोवियत के से लड़ने के लिए, उन मुजाहिदीन का ऑब्जेक्टिव क्या था, उन मुजाहिदीन को किसने सपोर्ट दी, उन मुजाहिदीन को किसने हथियार दिए, उन मुजाहिदीन को किसने ट्रेनिंग दी कि भाई आप सोवियत से लड़ें। और यहाँ पे एक बात और भी डिस्कस करेंगे कि जो मुजाहिदीन सोवियत के खिलाफ लड़े, उनको जो ट्रेनिंग मिली, जो सपोर्ट मिली, और सपोर्ट देने वाले कंट्रीज और ट्रेनिंग देने वाले कंट्रीज का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो सोवियत के खिलाफ इन मुजाहिदीन को क्यों इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि फाइनल जब सोवियत इस जंग में हार गया और यहाँ से वापस चला गया, तो उसके बाद वो जो मुजाहिदीन, जो मुख्तलिफ उनके जो ग्रुप थे, वो जो लड़ रहे थे सोवियत के खिलाफ, फिर उनके आपस में ताल्लुकात कैसे रहे और उन्होंने अफगानिस्तान को कैसे चलाया। उसके बाद हम फाइनली देखेंगे कि जो 1996 में तालिबान की गवर्नमेंट बनी, वो कैसे बनी, और तालिबान की गवर्नमेंट जो 1996 में बनी, उन्होंने अफगानिस्तान को कैसे लीड किया। फाइनली हम ये भी देखेंगे कि जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका में अटैक हुए, और अमेरिका ने ये प्रेस जारी की कि भाई ये जो हमारे ऊपर अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और कुछ और जगहों पर अटैक हुए हैं, ये अलकायदा ने करवाए हैं। और उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई जो अलकायदा का लीडर है वो है ओसामा बिन लादेन, और ओसामा बिन लादेन अमेरिका के मुताबिक के भाई इस वक्त मतलब के 2001 में अफगानिस्तान में मौजूद है। तो उस वक्त इस ही बेसिस पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने तालिबान गवर्नमेंट को कहा कि ओसामा बिन लादेन हमें दे दें। तो फाइनली इन बातों की वजह से जब तालिबान गवर्नमेंट ने ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर नहीं किया, तो यूएसए ने 2001 में अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, या ये कहें कि इन्वेड किया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2001 से लेकर 2021 तक एक ऐसी जंग जो 20 सालों तक जारी रही, उसके बाद फाइनली अमेरिका इस जंग से 2021 में वापस चला गया। तो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ अमेरिका की तरफ से, अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या था। अब यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल किया या नहीं किया। इसमें और भी बहुत से जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए इस हमले के, हम सारे बड़े डीप में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फाइनली देखेंगे तालिबान गवर्नमेंट जो 2021 में एस्टेब्लिश हुई है अफगानिस्तान में,
अब ये देखेंगे कि इस तालिबान गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कैसे अफगानिस्तान को लीड करना चाहती है। अब सबसे पहले हम अफगानिस्तान के ज्योग्राफिकल मैप को देखेंगे। तो ये रहा अफगानिस्तान और ये रहा मेरा मुल्क पाकिस्तान। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ से ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, और ये जो बाउंड्री है अफगानिस्तान की वो चाइना के साथ भी लग रही है। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी होगी कि भाई अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की जो पोजीशन है, जिसकी वजह से जो भी दुनिया के बड़े पावर्स से, जो सुपर पावर्स थे, जिन्होंने कोशिश की कि अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जाए, वो उनकी ज्योग्राफिकल पोजीशन की वजह से, क्योंकि अफगानिस्तान की पोजीशन बिल्कुल ही सेंटर में है। क्योंकि अगर कोई भी कंट्रीज यहाँ पे पर्शियन गल्फ में आना चाहे तो उसे अफगानिस्तान को क्रॉस करना होगा, या इवन के वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाना चाहे तो फिर भी अफगानिस्तान को क्रॉस करने की जरूरत होगी, या इवन के साउथ एशियन कंट्रीज में, पाकिस्तान में या इंडिया में आना चाहे तो अफगानिस्तान की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो ये अफगानिस्तान की एक ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जिसकी वजह से चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, या तारीख में ब्रिटेन हो, जिन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश की। अब यहाँ पे मैं एक बात कह गया या बोल गया कि चाइना ने कभी भी अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, मगर चाइना अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस हो या अफगानिस्तान पीसफुल बने। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि भाई देखें, अफगानिस्तान का पीसफुल रहना ये चाइना के लिए बड़ा ही इम्पैक्ट या बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, या बड़ा ही एक ऐसा पॉइंट है जो इम्पैक्ट करता है चाइना के ऊपर। क्योंकि अगर अफगानिस्तान स्टेबल रहा तो इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेंगे चाइना के ऊपर। अगर अफगानिस्तान स्टेबल नहीं रहा तो इसके भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेंगे चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना और अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन आपस में लग रही है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वक्त चाइना पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। तो इसलिए कभी भी चाइना ये नहीं कहेगा या ये नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान स्टेबल न हो, क्योंकि अगर अफगानिस्तान अनस्टेबल हुआ तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इनके ऊपर भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेंगे। तो इसलिए अफगानिस्तान का स्टेबल रहना चाइना के लिए बड़ा ही मुफीद है। तो यहाँ पे अगर चाइना की इंटरेस्ट देखें तो चाइना और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बड़े तारीख से रहे हैं। इवन कि अफगानिस्तान उन कंट्रीज में अफगानिस्तान का शुमार होता है जिन्होंने चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को पहली मर्तबा रिकॉग्नाइज्ड किया था। और इवन के इस वक्त चाइना बड़ा इन्वेस्टर है अफगानिस्तान में, जिसमें अफगानिस्तान के रोड्स को, उनके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि साइनो अफगानिस्तान स्पेशल रेलवे ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान में चाइना डेवलप कर रहा है। उसके अलावा और देखें तो 5 नेशंस रेलवे कॉरिडोर जिसमें जो कनेक्ट कर रहे हैं चाइना, उसके अलावा किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो मतलब कि ये भी एक बड़ा पॉइंट है। चाइना सिर्फ स्टेबल करना चाहता है अफगानिस्तान को वेरियस प्रोजेक्ट्स के तहत, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में चाइना बड़ी इन्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ चाइना के और भी इंटरेस्ट हैं, या ये कहूँ कि नेशनल इंटरेस्ट है। सबसे पहला है ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। अब ये एक मूवमेंट्स चल रही हैं अफगानिस्तान के इस जिनजियांग प्रोविंस में। अब ये मूवमेंट इसलिए चल रही हैं कि कुछ लोग हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं या टेररिस्ट हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ईस्ट तुर्किस्तान की एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं जिनजियांग में। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं समझने की, मतलब कि अगर इनको टेररिस्ट कहें या फ्रीडम फाइटर्स कहें तो इनका जो मेन मोटिव है कि जिनजियांग को तोड़कर हम वहां पे एक इस्लामिक स्टेट बनाएं ईस्ट तुर्किस्तान की।
तो ये भी चाइना के लिए एक इम्पैक्ट रखेगा कि अगर अफगानिस्तान स्टेबल नहीं रहा तो ये जो भी ETIM के जो टेररिस्ट हैं ये आकर अफगानिस्तान में छुप जाएंगे और कोई न कोई यहाँ पे कार्रवाई करके जिंजियांग में फिर ये वापस अफगानिस्तान में चले जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है चाइना के लिए। तो इसलिए चाइना की कोशिश ये है कि अफगानिस्तान स्टेबल रहे और अफगानिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है वो हद से ज्यादा स्टेबल रहे, जैसे कोई भी ETIM का मेंबर या कोई भी टेररिस्ट या कोई IS का मेंबर चाइना में एंटर न हो। और दूसरा जो चाइना का मोटिव है वो है वीगर जो मुस्लिम्स हैं उनकी भी एग्जिस्टेंस अफगानिस्तान में मिल रही है, क्योंकि ये वो बंदे हैं, ये वो मुस्लिम्स हैं जो आजादी चाह रहे हैं चाइना से और उनकी भी एग्जिस्टेंस जिनजियांग में है। तो जब भी चाइना इन कम्युनिटीज को, इन मेंबर्स को टफ टाइम देने का सोचता है तो ये लोग आकर अफगानिस्तान में छुप जाते हैं। तो अगर अफगानिस्तान स्टेबल रहा तो अफगानिस्तान अपने, जाहिर बात है, अपने बॉर्डर को भी स्टेबल कर देगा और वो ये लोग यहाँ पे अफगानिस्तान में नहीं आ पाएंगे और इसलिए चाइना उन्हें इजीली काउंटर कर सकता है। तो इसलिए चाइना का ये मोटिव है कि अफगानिस्तान को स्टेबल किया जाए, जिस बात की वजह से चाइना अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्ट भी कर रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरव्यू लिया गया था जो जिसमें अफगानिस्तान का एक एम्बेसडर था जो चाइना में मौजूद था। उन्होंने ये कहा कि चाइना बिल्कुल ही रेडी है कि वो अफगानिस्तान के जो भी सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहता है। कहाँ पे ट्रेनिंग देना चाहता है? यहाँ पे, इस जगह पे जहाँ पे अफगानिस्तान और चाइना के बॉर्डर लग रहे हैं वहां पे ट्रेनिंग देना चाहता है। अब यहाँ पे कुछ बातें और आपको बता दूं कि चाइना जब अफगानिस्तान में, जब USA की गवर्नमेंट रही या USA का जब यहाँ पे कंट्रोल रहा 2001 में, इवन के उस वार ऑन टेरर को चाइना ने सपोर्ट किया था, क्योंकि तारीख से लेकर चाइना का यही मोटिव है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो। मगर USA की यहाँ पे एग्जिस्टेंस ये चाइना के लिए बड़ी थ्रेट थी, क्योंकि USA कंटिन्यूअसली चाइना को काउंटर कर रहा था, इवन के चाहे कि वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो या चाहे कि वो पाकिस्तान हो या चाहे कि वो पर्शियन गल्फ हो। तो ये एक USA का यहाँ रहना चाइना के लिए मुफीद नहीं था। USA तो यहाँ से वापस चला गया। अब उसके बाद एक बात मैं आपको और बता दूं कि चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत हो जो हद से ज्यादा एक्सट्रीमिज्म पे यकीन रखे। जैसे कि इस वक्त तालिबान की हुकूमत बनी है, मगर फिर भी चाइना उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना को अफगानिस्तान स्टेबल चाहिए। अब यहाँ पे उनके स्टेबल होने के कुछ रीजंस हैं, जैसे सबसे पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सीपेक भी है। अगर सीपेक को भी ज्यादा से ज्यादा कामयाब करना है तो इसके लिए भी अफगानिस्तान का स्टेबल रहना लाजिम है। अब दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि फॉर्च्यून की रिपोर्ट आई थी जनवरी 2020 में, जिसमें ये कहा गया था जो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ से मतलब के जो हर रोज, मतलब कि डेली बेसिस पे 13.6 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल यहाँ से शिफ्ट होता है, और जिसमें 26% जो टोटल जो शिफ्ट 13.6 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है वो जाता है चाइना में, और जो ये 26% है ये है 38% चाइना की टोटल इंपोर्ट पर्शियन गल्फ से। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से चाइना का टोटल 38% ऑयल शिफ्ट हो चाइना में, तो इसलिए ये रहा अफगानिस्तान। तो इसलिए आप समझ सकते हैं चाइना की बड़ी कोशिश होगी कि अफगानिस्तान को स्टेबल किया जाए, क्योंकि सिर्फ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं, मगर चाइना को जो ऑयल चाहिए उसके लिए भी अफगानिस्तान का स्टेबल रहना चाइना के लिए बड़ा मुफीद है। अब यहाँ से एक बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें चाइना से कजाकिस्तान और ये जाकर पाइपलाइन पहुंचेगी, ये जो नेटवर्क है जाकर पहुंचेगा यूरोप में। तो इसलिए इसका भी अफगानिस्तान का स्टेबल रहना लाजिम है, क्योंकि अगर कजाकिस्तान से ये पाइपलाइन पास होगी तो कजाकिस्तान, अफगानिस्तान के डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकते हैं कजाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अगर
अफगानिस्तान स्टेबल रहा तो इसके भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेंगे, अगर स्टेबल नहीं रहा तो इसके भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेंगे। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब इसमें चाइना मतलब कि सेंट्रल एशिया और उसके साथ साथ वेस्ट एशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए भी अफगानिस्तान का स्टेबल रहना लाजिम है। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँ कि जब यूएसए ने यहाँ पे अटैक किया था, यहाँ पे इन्वेड किया था, तो उस वक्त चाइना ने और रशिया ने दोनों सपोर्ट किया था यूएसए की वार ऑन टेरर को, क्योंकि चाइना का अजल से स्टार्ट से लेकर अब तक यही मोटिव रहा है कि अफगानिस्तान को स्टेबल किया जाए। अब बात करेंगे कि रशिया का क्यों एक इंटरेस्ट रहा है कि अफगानिस्तान को स्टेबल किया जाए। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि भाई देखें, रशिया के जो मिलिट्री अलायंसेस हैं या रशिया के जो इकोनॉमिक अलायंसेस हैं वो हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ रशिया के बड़े ही एक बेहतर ताल्लुकात हैं, मतलब कि जो मिलिट्री अलायंसेस हैं वो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हैं, और इवन के जो इकोनॉमिक इनके अलायंसेस हैं वो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर अफगानिस्तान पीसफुल रहा तो उनके मिलिट्री और इकोनॉमिक जो अलायंसेस हैं वो हद से ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। अगर अफगानिस्तान स्टेबल नहीं हुआ तो उनके इकोनॉमिक और मिलिट्री जो अलायंसेस हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज में वो इतने पावरफुल नहीं बन पाएंगे। और इवन आपको ये भी बात बता दूं कि रशिया में जो हद से ज्यादा लोग हैं वो नारकोटिक्स यूजर्स हैं, और वो जो नारकोटिक है वो डायरेक्ट अफगानिस्तान से इंपोर्ट होती है रशिया में। तो इसलिए रशिया का ये भी मोटिव है कि भाई अफगानिस्तान स्टेबल रहे, और अफगानिस्तान स्टेबल हुआ तो ना ही कि उनके इकोनॉमिक मिलिट्री अलायंसेस बेहतर होंगे, मगर वो जो नारकोटिक्स की जो इलीगल प्रोटेक्शन हो रही है उनके भी एक काम हो पाएगा, जिसकी वजह से नारकोटिक्स रशिया में इंपोर्ट नहीं हो सकेगी। तो ये एक कुछ रशिया के इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से रशिया अफगानिस्तान को स्टेबल देखना चाहता है। अगर यहाँ पे अफगानिस्तान के इथनिक ग्रुप्स को देखें तो जो पश्तून है यहाँ पे 42% है, यहाँ पे ताजिक्स हैं 27%, हजारा कम्युनिटी के लोग मिलते हैं 9%, उज़्बेक्स हैं 9%, और इवन यहाँ पे आपको बलोच कम्युनिटी के लोग भी मिलेंगे अफगानिस्तान में, जिनकी पॉपुलेशन है 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान। अब यहाँ पे अगर उनके प्रोमिसेस को देखें तो 34 प्रोमिसेस हैं अफगानिस्तान में, और उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 421 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इनका जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो बड़ा प्रॉमिस है वो है काबुल, और इवन के जो सेकंड नंबर जो पॉपुलेशन के हिसाब से अफगानिस्तान का प्रॉमिस है वो है हेरात। अब ये मैंने नंबरिंग सबकी लगा ली है, आप देख लेना यहाँ से। और अगर देखें तो अफगानिस्तान के ओनली 12% जो जमीन है वो ही सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए काम आ सकती है, और जो दूसरी जो जमीन है वो एग्रीकल्चर के लिए काम नहीं आ सकती, क्योंकि वहां पे बहुत माउंटेन्स हैं और ऐसी जमीन है जो एग्रीकल्चर के लिए मुफीद नहीं हो सकती। अब यहाँ पे जो अफगानिस्तान है, हद से ज्यादा जो अफीम प्रोड्यूस होती है वो अफगानिस्तान में होती है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो पास कनेक्ट करता है उसे कहते हैं खैबर पास। अब यहाँ पे अगर देखें तो 1919 में अफगानिस्तान आजाद हुआ, और आजादी के बाद अफगानिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी अख्तियार की वो न्यूट्रल पॉलिसी थी, क्योंकि अफगानिस्तान अगर आप वर्ल्ड वार 2 की तारीख को पढ़ें तो वर्ल्ड वार 2 में अफगानिस्तान का कोई जिक्र आपको खास नहीं मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को अडॉप्ट करके रखा था। अब फिर क्या हुआ कि 1960 में जहीर शाह
जिन्होंने जो किंग था अफगानिस्तान का, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए अफगानिस्तान में, जिन्हें मॉडर्न रिफॉर्म्स भी कहा गया उस वक्त के टाइम पीरियड में, जिसमें पॉलिटिकल राइट्स के लिए बात की गई, वुमेन की एजुकेशन के लिए बात की गई। अब ये कुछ वुमेन एजुकेशन एक ऐसा पॉइंट था उस वक्त 1960 में, जिसकी वजह से जो भी ट्राइबल लोग थे इस बात की वजह से जहीर शाह को उन्होंने नापसंद करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 1973 में उसके कजन ने, दाऊद खान ने, उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया। अब जब दाऊद खान की हुकूमत इस्टेब्लिश हुई अफगानिस्तान में, तो बहुत से ट्राइबल लोग दाऊद खान की हुकूमत को लाइक कर रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1978 में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जो एक सवेत बैक्ड कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिन्होंने दाऊद खान की गवर्नमेंट को गिराया। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं समझने की। अब दाऊद खान के साथ ट्राइबल लोग खुश थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा हमारे काम का है, क्योंकि इसने जहीर शाह की हुकूमत को गिराया, जो मॉडर्न रिफॉर्म्स यहाँ पे लाना चाहता था। अब दाऊद खान की अगर गवर्नमेंट गिरी और उन लोगों ने गिराई जो जिसे रशिया सपोर्ट कर रहा था, या सवेत उस वक्त नहीं, रशिया नहीं कह सकते, सवेत कह सकते हैं, क्योंकि उसने सवेत सपोर्ट कर रहा था, तो वो लोग सारे पीडीपीए के खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से बहुत हड़तालें हुई, प्रोटेस्ट हुई, लोग बाहर निकल के आए दाऊद खान की गवर्नमेंट के सपोर्ट में कि भाई दाऊद खान की गवर्नमेंट को फिर इंस्टॉल किया जाए अफगानिस्तान में। अब जब ये हड़तालें, ये सिचुएशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ी, तो फाइनली पीडीपीए ने सवेत को कहा कि भाई आप यहाँ पे आए, जैसे आप हंगरी में गए थे, जैसे आप चेकोस्लोवेकिया में गए थे, ऐसे ही आए और हमारी मदद करें। फिर क्या हुआ कि फाइनली सवेत आया यहाँ पे 1979 में पीडीपीए की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अब यहां से आगाज होता है होली वार का। अब होली वार का आगाज ऐसे होता है कि जब सवेत ने अफगानिस्तान पर इन्वेड किया, तो उस वक्त क्या था कि उस वक्त कोल्ड वार का टाइम पीरियड चल रहा था। अब अमेरिका को ये लगा कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर लिया सवेत ने, तो सवेत की पॉलिटिकल पोजीशन तो पहले भी इतनी बढ़ चुकी है, तो इस इवेंट के बाद पता नहीं कितनी और पोजीशन स्टेबल हो जाए, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए ये एक फायदेमंद या एक मुफीद चीज थी कि कैसे ही सवेत को इस जंग में हराया जाए। तो इस बात की वजह से अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के तहत मुजाहिदीन को बनाया, अफगानिस्तान के लोगों को कहा कि देखें भाई आपकी जमीन के ऊपर हमला हुआ है, तो इसलिए आप पे लाजिम है कि आप लड़ें। इवन कि अफगानिस्तान के लोग अगर आप लड़ने की बात पे आए तो वो ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं। और दूसरी बात कि उनकी जमीन पर हमला था, इसलिए जब अमेरिका ने इनको हथियार दिए तो वो सवेत के खिलाफ लड़े और हद से ज्यादा उन्होंने जंग की। इवन कि यहाँ पे अगर ये देखें तो मिसाइल एक्सचेंजर्स उन लोगों के पास थे और उनकी की वजह से उन्होंने सवेत के हेलीकॉप्टर्स को गिराया। अब जब ये जंग शुरू हो गई तो उस जंग की बाद से बहुत से लोग इस जंग से इंस्पायर हुए जो मुस्लिम वर्ल्ड में थे, जैसे कि बहुत से नौजवान इस जंग में आए, जैसे ओसामा बिन लादेन, वो भी इस जंग में आया, वो भी आकर अफगानिस्तान में सवेत के खिलाफ लड़ा। इवन के बहुत सी कंट्रीज से लोग इंस्पायर होके इस जंग में आकर पहुंचे और सवेत के खिलाफ उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया और उन्होंने इस जंग को होली वार का दर्जा दिया। अब इन लड़ाकूस को, जो लड़ाकू थे, ये लोग थे जो वारलॉर्ड्स थे, इनको मुजाहिदीन कहा गया। इवन के इन मुजाहिदीन ने उस वक्त जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उनके साथ व्हाइट हाउस में जाकर मीटिंग भी की कि भाई कैसे, कौन सी स्ट्रेटेजी के तहत सवेत को हराया जाए। तो ये एक बड़े पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जो मुजाहिदीन थे, जो लड़ रहे थे, जो वारलॉर्ड्स थे सवेत के खिलाफ, उनमें बहुत से ग्रुप कुछ ऐसे थे जो ज्यादा पावरफुल थे, जिसमें अहमद शाह मसूद का जो ग्रुप था वो बड़ा पावरफुल बनता जा रहा था इस जंग में। अब फाइनली क्या हुआ
کہ 1989 کو سوویت یہاں سے واپس چلا گیا اور سوویت اس جنگ میں بالکل ختم ہو گیا، سوویت اس جنگ میں بالکل ہی ٹوٹ گیا۔ اب جب سوویت یہاں سے واپس چلا گیا تو اب ہوا ایشو۔ اب ایشو کیا تھا کہ بھائی کابل کو یا افغانستان کو کون چلائے گا اور کیسے چلائے گا، اب یہ بڑا پوائنٹ تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ 1992 میں جو وہاں پہ ایک گورنمنٹ تھی اس کو بھی گرایا گیا اور فائنلی جو بھی وارلارز تھے انہوں نے ایک سمجھوتا کیا کہ بھائی دیکھیں ہم سب نے مل کے ایک جنگ کی 10 سالوں تک، 1979 سے لے کر 1989 تک جنگ کی، تو اس لیے ہمارے اوپر بھی کچھ ڈیوٹیز ہیں کہ ہم مل کر افغانستان کو چلائیں یا کابل کو چلائیں۔ اب یہ جو ایگریمنٹ تھا اس ایگریمنٹ پہ عمل کسی نے بھی نہیں کیا، تو فائنلی کیا ہوا کہ 1992 سے لے کر 1996 تک یہ جو وارلارز تھے، یہ جو مجاہدین تھے، یہ آپس میں لڑے، جس میں بہت سے لوگ مارے گئے، جس میں بہت سے لوگ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوئے، جس میں افغانستان کے انفراسٹرکچر، جس میں افغانستان کے ڈیولپمنٹ کے اوپر بڑے ایک کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا افغانستان کو۔ اور فائنلی کیا ہوا کہ 1996 میں طالبان جو تھے وہاں پہ انہوں نے افغانستان میں سب وارلارز کو شکست دے دی اور حکومت اسٹیبلش کر دی۔ مگر یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ جو احمد شاہ مسعود کا جو گروپ تھا ان کو شکست نہیں ملی، مگر دوسرے جو بھی گروپ تھے ان کو طالبان نے شکست دے دی، مگر حکومت بنی 1996 میں طالبان کی۔ اب طالبان پورے افغانستان کو چلائیں گے اور طالبان کا جو لیڈر تھا اس وقت وہ تھا ملا عمر۔ تو طالبان نے یا ملا عمر کی جو لیڈرشپ میں انہوں نے افغانستان کو لیڈ کیا 1996 سے لے کر 2001 تک، جس میں بہت سے شریعہ لا افغانستان میں امپوز کیے گئے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی زبردست بات ہے جو آپ کو سمجھنی ہوگی، وہ ہے القاعدہ اور طالبان۔ بھائی دیکھیں، القاعدہ اور طالبان کو ہم کبھی بھی ایک نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کی اگر اوریجنز کو دیکھیں تو القاعدہ ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورک ہے، اور جو طالبان ہے، طالبان جو سامنے آئے وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے تحت سامنے آئے، کیونکہ 1996 میں طالبان کی حکومت بنی تھی تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کے طور سامنے آئے تھے، مگر انہوں نے القاعدہ نیٹ ورک کو سپورٹ کیا تھا جو ایک ٹیررسٹ نیٹ ورک تھا۔ تو اس کے بعد یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل نیٹ ورک کیوں اتنا ایگریسو بن گیا، کیوں انہوں نے بہت سی ایکٹیویٹیز ایسی کی جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید طالبان کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ تو یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو القاعدہ کا جو لیڈر تھا وہ تھا اسامہ بن لادن، اور القاعدہ نیٹ ورک واز سپورٹڈ بائی طالبان۔ اب اس کے بعد آپ کو بات بتائیں کہ اب ہم آ کر پہنچے ہیں 2001 میں، جس میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا، اور جس میں اور بھی کچھ ایریاز تھی جس میں امریکہ میں حملہ ہوا، اور امریکہ نے یہ کہا کہ جو حملہ ہوا ہے اس حملے میں جو یہ امریکہ کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ حملہ القاعدہ نے کروایا ہے، اور اس وقت جو القاعدہ کا لیڈر تھا وہ تھا اسامہ بن لادن۔ تو اس بات کی وجہ سے امریکہ نے وار آن ٹیرر لانچ کی، اور وار آن ٹیرر میں جس میں بہت سی کنٹریز تھے جنہوں نے وار آن ٹیرر کو سپورٹ کیا، جس میں ایون کہ چائنا تھا، رشیا تھا، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کر لیا ہے اس بات کے اوپر۔ اب یہاں پہ ایک رپورٹ آئی تھی ایسٹ ایشین اسٹریٹجک ریویو 2007 کی، جس میں چیپٹر نمبر 2 جو ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاور پولیٹکس امنگ US، چائنا، رشیا، ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا جس کے بعد امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، اس میں چائنا اور رشیا نے بڑا سپورٹ کیا USA کو کہ بھائی آپ آئیں اور افغانستان کو اسٹیبل بنائیں۔ اب اس پہ ہم بڑا ڈیپ میں بات کر چکے ہیں آلریڈی۔ اب یہاں پہ بات یہ دیکھیں گے کہ بھائی امریکہ نے 9/11 کے انسیڈنٹ کے بعد حملہ کیا، اس بات کی وجہ سے کہ بھائی جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر
हमला हुआ है वो अलकायदा ने किया है, और अलकायदा के जो लीडर हैं वो हैं ओसामा बिन लादेन, और ओसामा बिन लादेन इस वक्त मतलब कि 2001 में मौजूद है अफगानिस्तान, इस बात की वजह से हमला किया। अब उनका मोटिव था कि हम पीसफुल बनाएंगे पूरी दुनिया को, टेररिस्ट फ्री वर्ल्ड बनाएंगे। अब इनके जो ऑब्जेक्टिव थे क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए? अब सबसे पहले हम कैटो इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देखेंगे। उसमें ये है कि जो पहले जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी 29। 9/11 के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो इनकी तादाद बढ़कर 58 हो गई। मतलब कि वो जो ऑब्जेक्टिव था वो तो कंप्लीट नहीं हुआ। अब दूसरी इसमें रिपोर्ट थी कि इस्लामिस्ट इंस्पायर्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी 13, और इनका नंबर जाकर बढ़कर पहुंचा 44 तक। मतलब कि ये भी बात कंप्लीट तो नहीं हुई। अब यहाँ पे एक वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट थी जिसमें बहुत से इंटरव्यूज लिए गए वहां के अफगानिस्तान में जो सोल्जर्स थे अमेरिका के, उनसे इंटरव्यू लिए गए जो सोल्जर्स थे, इवन के जो वहां पे सर्व कर रहे थे जो ऑफिसर्स भी थे। उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हम यहाँ पे नेशन बिल्डिंग के लिए आए हैं या वुमेन राइट्स के लिए आए हैं। मतलब कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं। और फाइनली इट वाज नेवर फुली क्लियर इन आवर ओन माइंड्स व्हाट द एस्टैब्लिश्ड गोल एंड टाइमलाइंस वर टू होम वी आर फाइटिंग तालिबान अल-कायदा। कि उन्होंने कहा कि हमारे गोल, हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर ही नहीं है कि हम अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ लड़ रहे हैं, तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, अलकायदा के साथ लड़ रहे हैं, या और जो जिहादी ग्रुप यहाँ पे पहुंच चुके हैं उनके साथ लड़ रहे हैं, या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग इस 20 सालों में मारे गए वो 64,000 प्लस, और जो अफगानिस्तान के सिविलियंस 43,000 प्लस, और जो तालिबान के जो टेररिस्ट थे, फाइटर्स थे 42,000 प्लस। उसके अलावा यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो थे 3,000 प्लस। अब यहाँ पे पोस्ट लिखा गया है तो समझ सकते हैं कि कितने लोग इस जंग में मारे गए। अगर यहाँ पे इस जंग का इम्पैक्ट मैं अपने मुल्क पाकिस्तान पे देखूं तो इस वक्त रिसेंटली HBO को इंटरव्यू देते हुए मेरे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान ने कहा है कि इस जंग में पाकिस्तान के 70,000 लोग वार ऑन टेरर को सिर्फ सपोर्ट करने की वजह से मारे गए हैं। और इन्होंने ये भी कहा इस HBO की रिपोर्ट में कि जो अमेरिका की तरफ से हमें एड मिला वो मिला $20 बिलियन, और पाकिस्तान ने जो इन्वेस्ट किया वार ऑन टेरर पे वो है $150 बिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को भी इस जंग में कितना नुकसान हुआ। और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा है कि इस जंग की जो रकम लगी अमेरिका को वो है $760 बिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को कितना इस जंग में नुकसान हुआ। अब यहाँ पे बहुत से अमेरिका के प्रेसिडेंट जैसे कि बाराक ओबामा, उन्होंने कहा कि मैं जो भी सोल्जर्स हैं यहाँ से अफगानिस्तान में वो वापस करूंगा। उसके बाद फिर 2016 में अमेरिका के जो सदर हुए डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो भी फॉरेन के मतलब कि अमेरिका के सोल्जर्स मौजूद हैं हम उनको वापस करेंगे। मगर उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं देखूंगा कि अफगानिस्तान स्टेबल हो चुका है तो हम उन्हें वापस कर लेंगे। तो फाइनली फिर अफगान पीस प्रोसेस हुआ, जिस पीस प्रोसेस के तहत ये लोग यहाँ से वापस जाने थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर 2020 में इलेक्शन हुई और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बने वो जो बाइडेन बने, और जो बाइडेन ने ये कहा कि हम अफगानिस्तान में जो भी सोल्जर्स हैं उनको वापस करेंगे, और उन्होंने सोल्जर्स को वापस कर लिया। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैंने लिखी हैं, इस पे मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी किया था कि भाई जो 1996 के तालिबान थे और इस वक्त जो 2001 के तालिबान हैं उनमें कुछ चेंजिंग है या नहीं है, तो इस पे मेरा एक कंप्लीट लेक्चर है, आप वो भी देखें। मगर लेक्चर की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे मैं बता दूं कि भाई 1996 में जो
तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी वो ऐसे बनी थी कि जैसे सवेद यहाँ से वापस चला गया तो अमेरिका भी इस जंग से वापस निकल गया, मतलब कि कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हुई थी। मगर इस वक्त एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हुई है, और उसके अलावा उस वक्त सिविल वार की सिचुएशन थी, इस वक्त भी सिविल वार की सिचुएशन है। उस वक्त भी जो मुजाहिदीन थे, उन मुजाहिदीन के आपस में क्लैशेस थे। इस वक्त भी जो तालिबानों के जो ग्रुप्स हैं वो उनके आपस में क्लैशेस कुछ हद तक हैं, और इवन के उस वक्त भी अफगानिस्तान की जो नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो कमजोर थी, और इस वक्त भी वो कमजोर थे। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि क्योंकि मैंने एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स रखी थी तालिबान के ऊपर, जैसे अफगानिस्तान में जैसे जैसे एक तालिबान किसी प्रॉमिस पे कंट्रोल कर रहे थे तो मैं लेक्चर्स को अपलोड करता जा रहा था। अब ये उस वक्त की स्लाइड है जब तालिबानों ने 26 प्रोविंसेस में अपनी पावर को बढ़ा दिया था। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमें समझनी होगी कि यूनाइटेड नेशन एनालिटिकल सपोर्टेड सेक्शन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट थी, जिनमें उन्होंने कहा था कि टीटीपी के जो मिलिटेंट हैं उनकी तादाद, उनकी मेंबर है 6,000। फिर जो 28 इनकी रिपोर्ट आई उनमें कहा है कि उनकी जो मेंबर्स की जो तादाद है वो है 6,500, मतलब कि उन टीटीपी मेंबर्स और जो दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मेंबर्स की भी तादाद यहाँ पे बढ़ रही है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिसेंट जो फाइटिंग थी तालिबान की और जो उस वक्त अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जिसकी वजह से 3 लाख प्लस पीपल जो थे अफगानिस्तान के वो इंटरनली डिस्प्लेस हो गए, और इवन के इस वायलेंस की वजह से जो अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, उन्होंने तालिबान को कहा कि भाई आप आए और मिलकर एक गवर्नमेंट शेयर करेंगे, मगर तालिबान का जो मोटिव था वो पूरे काबुल पर था। तो उन्होंने बहुत से प्रॉमिस को कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल करने के बाद वो अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे उन्होंने शेयर करना स्टार्ट कर दी। अब ये स्लाइड उस वक्त थी जब उन्होंने 10 प्रॉमिसेस पर कंट्रोल कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुछ ही दिनों में, मतलब कि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने 18 प्रॉमिस पर और कंट्रोल कर लिया, मतलब कि उन्होंने एक ही वीक में पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि काबुल को हर तरफ से घेरा, और काबुल को घेरने के बाद काबुल पर भी कंट्रोल कर लिया। उसके बाद जो अफगानिस्तान के जो तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने ये कहा कि भाई हम एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम जबरदस्ती काबुल में आए। और उन्होंने ये भी कहा अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि अब आप किसी को भी मतलब कि यहाँ पे काबुल में तंग मत करें। उसके बाद मुख्तलिफ गवर्नमेंट हुई, मुख्तलिफ इन्वॉल्वमेंट हुई, मुख्तलिफ एक बातें हुई अफगानिस्तान में, और फाइनली जो उस वक्त के अमेरिका का जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, वो भी यहाँ से चले गए। अब जब उनके जाने के बाद तालिबान और ज्यादा पावरफुल बन गए, और तालिबान ने फाइनली काबुल पर भी कंट्रोल कर दिया। अब जो काबुल तक वो पहुंचे तो उन्होंने क्या किया कि काबुल को हर तरफ से उन्होंने घेर रखा था, और काबुल को घेरने के बाद जो भी लोग थे उन्होंने काबुल पर वो उन्होंने सरेंडर कर दिया तालिबान के आगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो उस वक्त काबुल में जब वो आए तो काबुल के आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करना चाहिए। उन तालिबान के जो लोग थे उनको एक हिदायतें दी गई कि भाई आप काबुल में किसी के ऊपर भी हमला ना करें, मतलब कि जो सिविलियन है उन सिविलियंस को तंग यहाँ पे ना करें। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस हमले से पहले यूएस इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी कि काबुल पर 90 डेज में, मतलब कि 3 मंथ में काबुल पर हम कंट्रोल हो सकता है, मगर इन लोगों ने प्रूव कर दिया कि 3 मंथ पड़े हैं, उन्होंने कुछ ही दिनों में पूरे काबुल पर हमला कर दिया या काबिज हो गए। अब जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ रही थी तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर, इवन के हालत यहाँ तक आकर पहुंच गई कि उनके प्रेसिडेंट भी यहाँ से भागकर चले गए। अब जब यह सिचुएशंस थी तो उस वक्त फाइनली अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि जो उन्होंने डिसीजन लिया है कि वहां से चले जाएंगे तो वो डिसीजन पे कायम है,
और अफगानिस्तान के लीडर्स को कहा कि मस्ट फाइट फॉर देमसेल्फ नेशन फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर नेशंस। मतलब कि उनके लीडर्स को कहा कि भाई ये अब आपकी जंग है, आप खुद लड़ें अपने लिए, अपनी अवाम के लिए। अब फाइनली कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है, उन्होंने एक गवर्नमेंट कैबिनेट का एक ऐलान कर दिया। तो इस कैबिनेट के ऐलान के बाद बहुत से रिएक्शंस आए दुनिया से, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि भाई इसमें आपने जो ग्रुप्स हैं, उन जो और पॉपुलेशन है, उनकी रिप्रेजेंटेशन को जाहिर नहीं किया, इसमें सिर्फ आपने अपने लोग ही रखे हैं, जिसकी वजह से एक क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे सितंबर 13, 2021 को डॉन न्यूज़पेपर में ये लिखा गया था कि 97% जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो रिस्क में है कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहे हैं। अब ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद इस वक्त अफगानिस्तान हर बात, हर मीटिंग का मरकज रहा, क्योंकि SCO की जो इस वक्त रिसेंट मीटिंग हुई थी, जिसमें चाइना ने, जिसमें रशिया ने, जिसमें पाकिस्तान ने और बहुत सी कंट्रीज ने अफगानिस्तान के ऊपर बातें की, और अमेरिका को भी कहा कि भाई जो आप अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करें, मतलब कि जो न्यूली इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है, मतलब कि आप उनके साथ अपने कुछ शर्त रखें और उन शराइत के साथ ही उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। और इसके साथ साथ जो 76 जो सेशन हुआ यूनाइटेड नेशन का, उसमें भी बहुत से कंट्रीज ने अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन पे बात की। और यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, उस वक्त अशरफ गनी का जो एक रिप्रेजेंटेटिव था अशरफ गनी की गवर्नमेंट का वहां पे यूनाइटेड नेशन में, वो था गुलाम। अब क्या हुआ कि उस वक्त जो तालिबान गवर्नमेंट बनी, तालिबान गवर्नमेंट ने अपना नाम स्पोक्समैन नॉमिनेट किया सोहेल शाहीन के भाई यूनाइटेड नेशन के 76 सेशन में वो आकर यहाँ पे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करें। मगर यूनाइटेड नेशन ने ये कहा था कि भाई नहीं, जो पहले अशरफ गनी का जो बंदा था यहाँ पे वही रिप्रेजेंट करेगा। मगर उस बंदे ने, उस गुलाम ने क्या किया कि उन्होंने उस वहां पे स्पीच करने से विथड्रॉ कर दिया। अब अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत सी बातें चल रही हैं, जैसे कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वुमेन एजुकेशन के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ वुमेन हैं जो लड़ रही हैं उनके तालिबानों के साथ अपनी आज़ादी के लिए। और इवन के यहाँ पे आप देखें तो कुछ तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त बने हुए हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, वो भी नेगोशिएशन भी चाहते हैं दुनिया के लोगों के साथ और इवन के काबुल के लोगों के साथ। तो ये था मेरा लेक्चर अफगानिस्तान के ऊपर, जिनमें मैंने अफगानिस्तान के ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट को टच किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।